हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव सीआईटीएस ट्रेनीज के लिए भारत स्किल क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की एक सीरीज लेकर उपस्थित हूं, जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन और ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी का रिवीजन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें आज हम डब्ल्यूएससी ग्रुप फर्स्ट लेवल फर्स्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि सीआईटीएस में डब्ल्यूएससी के लिए 50 अंक निर्धारित हैं, जिसमें 25 प्रश्न प्रत्येक 2 अंक के होते हैं। प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट की समय सीमा निर्धारित होती है। तो आइए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। द यूनिट ऑफ विच वन ऑफ दीज क्वांटिटीज इज नॉट एमंग बेस यूनिट अंडर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इनमें से कौन सी तौल इकाई एसआई प्रणाली के अंतर्गत आधार इकाइयों में से एक नहीं है? पहला ऑप्शन है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, दूसरा ऑप्शन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्ड ऑप्शन प्लेन एंगल एंड फोर्थ ऑप्शन इलेक्ट्रिकल करंट। इस क्वेश्चन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन प्लेन एंगल सही होगा। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन की हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट, नंबर ऑफ एसआई यूनिट्स। पहली बात यूनिट की बात करें, यूनिट एंड मेजरमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूनिट्स में अगर हम बात करें यूनिट एंड मेजरमेंट में, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज कितने प्रकार से होती हैं? तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज। पहली क्वांटिटीज आपकी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। देन नेक्स्ट आपका होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। हिंदी में अगर बात करें तो इसी को कहते हैं मूल राशियां, या इंग्लिश में एक इसका दूसरा नाम, इसी को हम बेस क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। देन आपका डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को, इनके मात्रकों को मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट कहा जाता है। एसआई सिस्टम की अगर बात करें तो एसआई सिस्टम में नंबर ऑफ क्वांटिटीज 7 है। पहली क्वांटिटी लेंथ, दूसरी मास, तीसरी टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। लेंथ की मीन्स लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसको सिंबल स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, जिसको केजी से डिनोट करते हैं। समय सेकंड होती है, जिसको एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। टेम्परेचर, ताप, ताप की एसआई यूनिट केल्विन होती है, जिसको कैपिटल के से प्रदर्शित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा मोल, जिसको एम ओ एल से डिनोट किया करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की बात करें तो कैंडेला होती है, जिसको स्मॉल सी डी से डिनोट किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जिनको पूरक राशियां और इनके मात्रकों को पूरक मात्रक कहा जाता है। फर्स्ट है उसका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब समतल कोण, इसकी मात्रक रेडियन होता है, सिंबल आर ए डी से प्रदर्शित किया जाता है। सॉलिड एंगल, घन कोण, जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है और इसके सिंबल एस आर से डिनोट किया जाता है। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे दूरी की सहायता से आप चाल ज्ञात कर सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी और समय की सहायता से आप चाल पता कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं, चाल को हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, और इसके मात्रक को डेराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो आइए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट अबाउट ओर्स इज ट्रू? अयस्कों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है हेमेटाइट इज ओर ऑफ आयरन एंड मैग्नेटाइट इज ओर ऑफ मैग्नीशियम। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है और मैग्नेटाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। ये कुछ आपका रॉन्ग आंसर है। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट बोथ आर ओर्स ऑफ आयरन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। देन हम और पढ़ते हैं हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट बोथ आर ओर्स ऑफ लेड। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि लेड का अयस्क
ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लेड का अयस्क नहीं है, ये लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट इज ओर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नेटाइट इज ओर ऑफ आयरन। ये भी आपका इनकरेक्ट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन के को देखने से के बाद हम कुछ और ओर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो और ऑफ डिफरेंट मिनरल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड प्रकृति में शुद्ध रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है Au। ठीक है, गोल्ड का केमिकल नेम क्या होता है? Au। ठीक है, Au से इसको डिनोट करते हैं। सिल्वर, सिल्वर का अयस्क होता है, चांदी का अयस्क होता है अर्जेंटाइन। ठीक है, कॉपर के अयस्क का नाम है मैलाकाइट, एज्यूराइट, काल्को पायराइट। ठीक है, तो कॉपर के तीन अयस्क हैं, मैलाकाइट, एज्यूराइट एंड कैल्को पायराइट। ठीक है, फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं। मरकरी, मरकरी का अयस्क का नाम है सिनेबार, जिसको Hgs से डिनोट करते हैं। आयरन के काफ़ी सारे अयस्क हैं, पहला हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा पायराइट, फिर लिमोनाइट और सिडराइट भी आपके आयरन के अयस्क हैं। ठीक है, किस मात्रा में किस में आयरन पाया जाता है ये आपको बताया गया है। ठीक, देन टिन के अयस्क की बात करें तो टिन का अयस्क का नाम है कैसिटेराइट, SnO2। लेड, लेड का अयस्क कौन है? तो गैलेना लेड का अयस्क है। अगर एल्युमिनियम के अयस्कों की बात करें तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, कोरेंडम, फेलस्पार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट और कायोलिन, ये सब आपके एल्युमिनियम के अयस्क हैं, जिसमें आपको बॉक्साइट याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से है। द स्पीड ऑफ ए मोटर इज 2000 आरपीएम एट नो लोड, 1960 आरपीएम एट हाफ लोड एंड 1920 एट फुल लोड। परसेंट ड्रॉप एट हाफ लोड एंड फुल लोड इज। ठीक है, तो एक स्पीड मोटर है जिसकी स्पीड कितनी है? 2000 आरपीएम है जब उस पर कोई लोड नहीं रखा जाता है, लेकिन आधे लोड पर 1960 आरपीएम और फुल लोड पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है? आधे लोड पर उसकी स्पीड क्या हो जाती है? फुल लोड पर 1920 आरपीएम और हाफ लोड पर उसकी स्पीड 1960 आरपीएम हो जाती है। तो हमें परसेंटेज ड्रॉप ज्ञात करना है। अगर परसेंटेज ड्रॉप की बात करें तो एट हाफ लोड, आधे लोड पर अगर हम परसेंटेज की बात करें, एट हाफ लोड पर मोटर की स्पीड कितनी हो जाती है? मोटर की स्पीड 1960 आरपीएम हो जाती है। तो कितने आरपीएम का लॉस होता है? 40 आरपीएम। अगर हम परसेंटेज की गणना करें तो 40 आरपीएम का लॉस कितने पर होता है? 2000 पर होता है। तो 40 अपान 2000 इंटू 100, 40 अपान 2000 इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर एक ही जीरो रहेगा, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आंसर आ जाता है? 2%। इस प्रकार से अगर हम फुल लोड की बात करें तो फुल लोड पर कितने आरपीएम का लॉस होता है? तो फुल लोड पर आपका 80 आरपीएम का लॉस होता है। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 80/2000 इंटू 100 इक्वल्स टू, जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 4%। तो इस प्रकार से यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। 2% एंड 4% का प्रतिशत ड्रॉप होगा। ठीक है, वोल्टेज क्या कहते हैं, परसेंटेज ड्रॉप मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी। ये आपको चार दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि किसका घनत्व सबसे ज़्यादा अधिकतम है। पहला निकल, बी मालिबेडेनम, सी मैग्नीज और जिंक। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मालिबेडेनम। मालिबेडेनम का घनत्व क्या होता है? सबसे ज़्यादा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो डेंसिटी की यहाँ पर कुछ ये मेटल्स दिए गए हैं और इनकी डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दी गई है। तो एल्युमिनियम की डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में 2.7 होती है। कास्ट आयरन की डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में 6.8 to 7.8 होती है। कॉपर की बात करें तो 8.92 होती है। गोल्ड की बात करें तो 19.32 होती है। तो इस प्रकार से एक लिस्ट है, हमें इसमें से इम्पॉर्टेंट मेटल्स की डेंसिटी याद करना जरूरी है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा फ्रिक्शन टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछा क्या जा रहा है? ए लोड इज बीइंग पुश्ड अप ए रैंप एज शोन इन फिगर
बिलो हाउ कैन एफ बी डिक्रीज्ड। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए अनुसार एक भार को रैंप पर धक्का दिया जा रहा है, बल कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, ये एक चित्र है, एक व्यक्ति है जो इस भार को धक्का देकर, रैंप पर धक्का देकर क्या करता है, ऊपर चढ़ा रहा है। तो इसमें पूछा गया कि बल को कैसे कम किया जा सकता है। तो आप लोग को पता है, फ्रिक्शन में आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा जिसकी हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। फ्रिक्शन में जब कोई एक, ये इस पर कोई एक वस्तु रखी हुई है, तो इस पर जो भार काम करता है नीचे की ओर mg काम करता है। अगर इसके हम रेजुलेशन घटक लें तो ये mg cos थीटा और यहाँ पर आपका mg sin थीटा आता है। ठीक है, फोर्स क्या करता है, ऊपर की ओर लगता है और ये mg sin थीटा के बराबर फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर लगता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स को कम, बल कब कम लगाना पड़ेगा, जब फ्रिक्शन फोर्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के मान को कम करने के लिए हमें थीटा की वैल्यू क्या करनी होगी, कम करनी होगी, क्योंकि यहाँ के लिए m का भी मान क्या है, फिक्स है, और g का भी मान क्या है, फिक्स है। बट साइन थीटा क्या है, साइन थीटा में अगर हम थीटा के मान को क्या कर दें, थीटा के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि थीटा की वैल्यू जब बड़ी होगी तो साइन थीटा का मान ज़्यादा होता है, और साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 0 के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। तो यदि हम थीटा की वैल्यू को क्या कर दें, घटा दें, तो बल को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और थीटा की वैल्यू को कम करने के लिए, थीटा की वैल्यू को कम करने के लिए हमें हाइट को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो इसलिए हाइट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कवर द रैंप विद ए कारपेट, ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है। कारपेट को इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कारपेट को रैंप से ढकने पर आपका बल नहीं कम किया जा सकता है। डिक्रीज द हाइट ऑफ द रैंप, तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप रैंप की हाइट को घटाकर बल के मान को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इंक्रीज द हाइट ऑफ द रैंप, जब आप हाइट ऑफ द रैंप, इसकी हाइट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आपको लगने वाले घर्षण का बल का मान क्या हो जाएगा, mg sin थीटा से और ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपको और अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आपका, ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डिक्रीज द लेंथ ऑफ द रैंप, ठीक है, तो फ्रिक्शन में लेंथ ऑफ द रैंप पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए ये भी कुछ ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी रैंप की हाइट को डिक्रीज करके फ्रिक्शन को क्या कर देंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिससे बल को भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से है। 5x + 17y = 16, 1 और 2y = 3x। तो चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है 5x + 17y = 61 एंड 2y = 3x। देखिए ये इक्वेशन आपका हो गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चनों में आपको हम एलिमिनेटिंग मेथड भी बता देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। y = क्या होता है, 3x/2। ये y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट करने पर क्या आएगा, 5x + 17 × 3x/2 = 61। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 10x + 51x = 61 × 2। यहाँ से 61x = 61 × 2 आएगा, 61 से 61 कैंसिल, x = क्या आ जाएगा, 2। x की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा, 3 × 2/2। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें 2 मिलेगी और x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। x = 2, y = 3, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आएगी। कैसे आएगी, इसका एक्सप्लेनेशन हमने आपके सामने किया है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है सी फिगर गिवन बिलो, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इन चित्रों को देखकर सही कथन चुनना है। ठीक है,
तो कथन की अगर हम बात कर लें तो पहला कथन आपको दिया गया है, क्ला हैमर एंड सुगर टंग्स आर लीवर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्ला हैमर और जो सुगर टंग्स दिए गए हैं ये तीसरी श्रेणी के लीवर के उदाहरण हैं। ठीक है, व्हील बैरो एंड प्लायर्स आर लीवर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। व्हील बैरो और लीवर्स जो हैं आपके वो प्रथम श्रेणी के उदाहरण है। ह्यूमन आर्म एंड नट क्रैकर आर लीवर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। ह्यूमन आर्म और नट क्रैकर आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक के उदाहरण है। व्हील बैरो एंड नट क्रैकर आर लीवर्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो व्हील बैरो और नट क्रैकर आपके सेकंड यानी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि उत्तोलक क्या होते हैं और ये किस प्रकार से हम इसको प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में बांटते हैं। तो चलिए उत्तोलक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये हमने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में देखना है वो देख सकता है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में उत्तोलक क्या होता है, तो अगर उत्तोलक की परिभाषा आपको लिखनी है तो उत्तोलक क्या होते हैं। उत्तोलक एक ऐसी मशीनें होती, उत्तोलक क्या है, एक सरल यांत्रिक मशीन है। ठीक है, एक क्या है, सरल यांत्रिक मशीन है। ठीक है, जो किसी नियत बिंदु के, जो क्या करती हैं, किसी नियत बिंदु के चारों ओर, जो किसी नियत बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र अवस्था में घूम सकती हैं, जो किसी नियत बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र अवस्था में घूम सकती हैं। ठीक है, इसमें 3 बिंदु होते हैं। ठीक है, नियत बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र अवस्था में घूम सकती हैं। तो ये हो गया आपका उत्तोलक की बात। उत्तोलक क्या है, उत्तोलक एक ऐसी सीधी रेखा या टेढ़ी छड़ है जो किसी नियत बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र अवस्था में घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। सबसे पहला बिंदु आपका क्या होता है, आलंब होता है। ठीक है, आलंब होता है। आलंब को हम किस नाम से जानते हैं, तो इंग्लिश में आलंब को फलक्रम के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बिंदु जो होता है आपका वो आयास होता है। आयास का मतलब क्या होता है, एफर्ट, जहां से हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो आयास तीसरा बिंदु आपका हो जाएगा एफर्ट। और थर्ड पॉइंट आपका होता है, तीसरा बिंदु आपका क्या होता है, भार, लोड। ठीक है, तो आलंब, आयास और भार के आधार पर हम उत्तोलक को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, पहले प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक को समझने से पहले हम समझते हैं कि आलंब क्या होता है, आयास क्या होता है और भार क्या होता है। आलंब वह बिंदु होता है जिस बिंदु के चारों ओर वह छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आलंब कहते हैं। आयास की बात करें तो उत्तोलक में उपयोग में लाए जाने के लिए जिस बिंदु पर उस पर बल लगाया जाता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, भार क्या होगा। उत्तोलक के द्वारा जो भार या बोझ हटाया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो आलंब, आयास और भार के आधार पर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की विशेषताएं क्या होती हैं, तो हम देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में आलंब क्या होता है, आलंब, आयास और भार के बीच में होता है। देखिए यहाँ पर ये फलक्रम है, फलक्रम लोड और फोर्स के बीच में है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपका जो आलंब होता है वो भार और आयास के बीच में होता है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों की बात करें तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में, ठीक है, इसमें आपका भार बीच में होता है। किसके बीच में होता है, भार, बल, ठीक है, आयास और आलंब के बीच में होता है। तो भार, आयास और आलंब, फोर्स एंड फलक्रम के क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है, तीसरे प्रकार के श्रेणी के उत्तोलक कौन से होते हैं, जिसमें आपका आयास, आयास आलंब और भार के बीच में होता है। तो हम इसको याद करने का तरीका क्या है, आलंब, आलंब, भार और आयास, आलंब, भार, आयास। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन सा बीच में होता है, आलंब बीच में होता है। सेकंड श्रेणी के उत्तोलकों में भार बीच में होता है और थर्ड श्रेणी के उत्तोलकों में आयास बीच में होता है। तो देखिए क्ला हैमर और प्लायर्स फर्स्ट श्रेणी के उदाहरण है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों के उदाहरण है, क्योंकि क्ला हैमर को देखिए, ठीक है, और प्लायर्स को देखिए। ठीक है, तो यहाँ इसमें फलक्रम क्या है, मिड में है। ठीक है, भार और आयास दोनों
किनारे बिंदु पर हैं, ठीक है। यहाँ पर देन सेकंड श्रेणी में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, भार बीच में होता है और आलंब और आयास के बीच में भार होता है। देन थर्ड पॉइंट में आयास क्या होता है, यानी भार का आयास क्या होता है, जो ठीक है, फलक्रम आलंब और भार के बीच में क्या लगता है, आपका आयास होता है, ठीक है। आयास आपका आलंब और भार के बीच में होता है, जैसे आपका ये क्या हो गया, सुगर टंग्स हो गया और ह्यूमन आर्म्स, ये तीसरे प्रकार के उत्तोलकों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, व्हील वैरो एंड नट क्रैकर्स आर लीवर्स ऑफ सेकंड एंडर। तो व्हील वैरो देखिए यहाँ इसमें क्या है, इसमें आपका भार बीच में है, ठीक है। नट क्रैकर्स में के भी क्या होता है, तो नट क्रैकर्स में भी भार आपका क्या रहता है, बीच में ही रहता है, ठीक है। तो नट क्रैकर्स में भी आपका भार बीच में रहता है। तो ये दोनों किसके उदाहरण हैं, सेकंड ऑर्डर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों के उदाहरण। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज हेल्पफुल, ठीक है। इसमें किससे कौन सा घर्षण का उदाहरण नहीं है जो सहायक होता है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि घर्षण क्या है, घर्षण एक आवश्यक दोष है हमारे दैनिक जीवन के लिए। कई जगहों पर घर्षण क्या है, आवश्यक है, बिना घर्षण के हम एक अपनी क्रियाकलापों को संपादित नहीं कर सकते। बस कुछ ऐसी जगह है, मशीनरी स्थानों पर क्या होते हैं, वहां पर घर्षण हमारे लिए क्या होता है, दोष है, ठीक है। घर्षण की सहायता से वहां पर घर्षण एक दोष है और घर्षण को हम विभिन्न विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, कम किया जा सकता है, बट घर्षण को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं ब्रेक्स इन द कार। तो ब्रेक्स इन द कार क्या है, ये घर्षण सहायक होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पिस्टन इन इंजन सिलेंडर, ठीक है, इस ऑप्शन को देखते हैं, पहले दूसरे ऑप्शन को पढ़ ले। ट्रेड इन द बॉटम ऑफ योर शूज, से आपके जूतों में जो ट्रेड बने होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके घर्षण को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे आप चल सकते हैं। तो ये भी आपके क्या है, आपका एक सहायक फ्रिक्शन का, या आपका एग्जाम्पल क्या है, फ्रिक्शन दैट इज हेल्पफुल। कार टायर्स ऑन द रोड, ठीक है, कार टायर्स ऑन द रोड जो होते हैं वो भी आपके घर्षण में क्या है, आपका एक सहायक फ्रिक्शन का उदाहरण है। बट पिस्टन इन इंजन सिलेंडर जो है आपका, ये आपका एक सहायक घर्षण का उदाहरण नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर कितना है, 28 सेंटीमीटर है। तो आप क्या कर लीजिए, सपोज लेट रेडियस ऑफ दैट सर्किल इज आर, ठीक है, आर सेंटीमीटर, ओके। देन अगर हम बात करें तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। देन डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। तो 2 आर इक्वल टू रेडियस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2 पाई आर माइनस 2 आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हम यहाँ से क्या मिलेगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 28 अपान 2 पाई माइनस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.53 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14 होती है। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 6.53 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 न्यूटन एंड 120 न्यूटन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज सो बिलो, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एंड tan थीटा, ठीक है। तो ये इसमें फिगर रह गया है, फिगर हम आपको दिखा देते हैं कि फिगर किस प्रकार से बना है, फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है, ये आपको थीटा दिया गया है, थीटा दिया गया है। देन 50 न्यूटन और 120 न्यूटन फोर्स क्या होते हैं, एक बॉडी पर लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फोर्स क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये आपका लग रहा है 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको रिजल्टेंट फोर्स पता करना है। तो रिजल्टेंट फोर्स पता करने के लिए देखिए क्या फार्मूला आपके पास लगता है। देखिए एक राइट एंगल ट्रेंगल में है, ये फोर्स आपका सपोज करिए P है और ये सपोज क्या फोर्स करिए आपका क्या है, Q है।
तो ये फोर्स आपका मान लीजिए P है और ये फोर्स आपका Q है। तो इसका जो परिणामी बल होता है इन दोनों के बीच से होकर जाता है, बीच में कहीं से भी होकर जाता है, यदि इनके बीच कोण क्या है, थीटा है। तो ये मान लीजिए इनका परिणामी इस फोर्स P से कितने एंगल पर है, अल्फा एंगल पर है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स है, इसको बोलते हैं वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। देखिए अगर हम बात करें तो ये इन यहाँ पर क्या करते हैं, इसके पैरेलली हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और इसके पैरेलल भी क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो इसको हम एंगल क्यू डिनोट कर सकते हैं इस प्रकार से। ये इसको हम क्या करते हैं, वेक्टर क्यू से डिनोट करते हैं और इसको भी हम वेक्टर क्यू से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से होते हुए हमने क्या कर दिया, ए पॉइंट को और आगे डी तक बढ़ाया और एक परपेंडिकुलर सी डी ड्रा करते हैं। सपोज करिए जब ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा, तो ये एंगल भी हमारा थीटा ही हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा थीटा भी ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रेंगल सी ओ डी की बात करेंगे तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल से आपका ओ सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इस पूरे त्रिभुज की बात करेंगे तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम ओ ए प्लस ओ डी रख देंगे तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा प्लस सी डी स्क्वायर। इसको ए प्लस बी के स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस टू ओ ए इंटू ए डी प्लस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी क्यू ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर जब हम रेजुलेशन से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कास थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करने पर यहाँ से क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन थीटा, स्क्वायर थीटा को जब एक साथ लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा से 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ओ सी स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कास थीटा। तो आर इक्वल टू ओ सी इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कास थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। देन हम बात करते हैं लेट अल्फा बी द एंगल विच द रिजल्टेंट आर मेक्स विद पी। ठीक है, तो ये एक अल्फा एंगल है जो पी के साथ बनाता है। तो अगर हम अल्फा की बात करेंगे तो फिर से tan अल्फा लगा देंगे तो tan अल्फा से हमारा हो जाएगा सी डी अपान tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो सी डी अपान ओ डी, तो यहाँ से हो जाएगा सी डी अपान ओ ए प्लस ए डी। सी डी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कास थीटा। तो इस प्रकार से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। चलिए अब इस पे में हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या है, ये 50 न्यूटन है और ये हमारा क्या है 120 न्यूटन है। ये हमारा 50 न्यूटन है और ये हमारा क्या है 120 न्यूटन है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने वहाँ से कैसे किया देख सकते हैं आप। तो आर इक्वल टू हो जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कास थीटा, टू पी क्यू कास थीटा। ठीक है, बट देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, एक बार हम क्वेश्चन मेन क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें फिगर नहीं दिया गया है तो एक बार मेन क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेन क्वेश्चन से देख लेते हैं कि वेट फॉर 1 मिनट। मेन क्वेश्चन से देखते हैं इसको। यहाँ पर थीटा की कुछ वैल्यू दी गई होगी। यहाँ पर ये थीटा जो है 90 डिग्री का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री पर है, यहाँ इस फिगर से दिख रहे हैं कि ये 90 डिग्री पर हैं। दोनों फोर्स जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं और ये आपको फोर्स 120 न्यूटन दिया गया है और ये फोर्स आपको कितना दिया गया है 50 न्यूटन दिया गया। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको आर इक्वल टू क्या मिलेगा, आर इक्वल टू मिल जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी के लिए आप रख देंगे 120 का
होल स्क्वायर और प्लस क्यू की वैल्यू हो जाएगा 50 का स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर इसका हो जाएगा 144,144,000 और प्लस आपका ये हो जाएगा 2500। 50 का स्क्वायर 2500। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 130 न्यूटन। कितनी आ जाएगी? 130 न्यूटन। ठीक है, तो 130 न्यूटन वाले दो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर ए भी सही हो सकता है ऑप्शन नंबर, और बी भी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये 16 के भी इनकरेक्ट है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो टेन थीटा के लिए हमने आपको क्या बताया था? तो टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका, यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, फिगर से हम देख के सॉल्व कर सकते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है? 50 है, और आधार की वैल्यू कितनी है? 120 है। तो यहाँ से जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 5/12, और इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 0.4167, 0.4167। तो इसलिए इसका कोई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज हमने ये 10 क्वेश्चन आपके सामने लेवल फर्स्ट के सॉल्व किए। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियोस में आपके इससे आगे के क्वेश्चन इसी तरीके से हम डिटेल में सॉल्व करते चलेंगे। ओके, थैंक यू।